जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा का सफरनामा, जिसमें हम जानेंगे पहली लोकसभा यानी आम चुनाव से लेकर अब तक 17वीं लोकसभा चुनाव तक का क्या सफर रहा। अब आप ये सोचेंगे भी ये किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आपकी सेकंड बुक का चैप्टर 2, 5, 6 और 9 ये जो 4 चैप्टर है वो इन्हीं लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। और अक्सर आप देखते हो बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न एक नंबर वाले हैं वो इन टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो आपके सिलेबस में जो बातें दी गई है हम उनको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर चर्चा है वो कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारत के अंदर चुनाव आयोग क्या जो गठन है वो किया गया जनवरी 1950 के अंदर। और इसके जो पहले चुनाव आयुक्त बने उनका नाम ध्यान रखिए, वो थे सुकुमार सेन। अब हम एक एक लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव है वो कब हुए और जहां जरूरत है वहां कुल कितनी सीटें थी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरा, इनके बारे में तथ्य है वो जान लेते हैं। आपको पता है एक लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ था और कुल सीटें थी 489। इन 489 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें हैं वो मिली थी। सेकंड पोजीशन है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रही थी और उसको 16 सीटें मिली थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो देश के पहले प्रधानमंत्री है वो बने। उसके बाद में दूसरा जो लोकसभा चुनाव है वो 1957 में हुआ था और इस टाइम जो कुल सीटें थी उनकी संख्या 494 थी। एक बार फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और अपनी सरकार बनाती है और सीटें मिली 371 और पंडित जवाहरलाल नेहरू पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। सेकंड पोजीशन पूर्व की तरह सीपीआई को ही रही 27 सीटों के साथ। तीसरे जो आम चुनाव हुए वो 1962 के अंदर हुए और यहां भी इस बार 494 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस फिर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 361 सीटें अर्जित की और सीपीआई है वो सेकंड पोजीशन पर। तो आप देख पा रहे हो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व है और तीनों के अंदर सेकंड पार्टी है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। तीसरी बार भी जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1964 में जब उनकी डेथ हो जाती है तो देश के सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो थे लाल बहादुर शास्त्री। धरती का लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर चौथा लोकसभा चुनाव होता है 1967 के अंदर और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना ये चुनाव है वो हो रहे थे। तो कांग्रेस को 520 में से इतनी सीटें नहीं मिली, भी अकेली सरकार बना सके तो उसे दूसरी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ा और गठबंधन की सरकार बनाई थी और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है वो बनी थी। और इस लोकसभा चुनाव की ये खासियत है भी 1 साल पहले यानी 5 साल पूरे होने से पहले ही इस चौथी लोकसभा को भंग कर दिया था, यानी 1 साल पहले ही चुनाव की बात है वो आ गई थी। उसके बाद में 5वां लोकसभा चुनाव आम चुनाव हुआ 1971 के अंदर और इस टाइम 518 सीटों के लिए चुनाव होना था और इसके अंदर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कौन सी लोकसभा में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था? वो है 5वीं लोकसभा यानी जो कि 1971 के अंदर है वो इसके चुनाव है वो हुए थे। और आपको पता है उस टाइम मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच खटपट चल रही थी। सिंडिकेट अपना कुछ कर रहा था, इंदिरा अपनी कह रही थी, तो कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस आर बनाती है इंदिरा गांधी और कांग्रेस आर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और दोनों को मिलती है 375 सीटें मिलती है। कांग्रेस, सीपीआई और कुछ अन्य मिलाकर 375 सीटें मिलती है। और ध्यान रखिएगा अकेली कांग्रेस आर को जो इंदिरा वाली थी उसको 352 सीटें हैं वो यहां पर मिलती है। अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और छठे लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। और उससे पहले आपको पता है 1971 का जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड चल रहा था और उसके अंतिम पड़ाव पर बात करें तो देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो जाती है, आपातकाल लागू हो जाता है।
25 जून 1975 और उस टाइम देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है ये। और चुनाव है फिर टाल दिए गए क्योंकि तो उसके बाद में जैसे ही इमरजेंसी हटती है, छठी लोकसभा के चुनाव है उनकी घोषणा हो जाती है और छठी लोकसभा के चुनाव होते हैं 1977 के अंदर। अब आपको पता है सब जगह इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी का काफी विरोध था और यह भी ध्यान रखिए इस टाइम जो लोकसभा चुनाव की टोटल जो सीट थी वो 542 थी। मैं यहां पर जो पॉइंट लिखूंगा वो वही लिखूंगा जो आपकी बुक के अंदर है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही बात पूछी जाएगी जिनका उल्लेख बुक के अंदर है। 542 सीटों का उल्लेख नहीं है तो मैंने भी यहां नहीं लिखे। 542 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय होती है और केवल 154 सीटें, उल्लेख है इसका 154 सीटें हैं वो मिलती है। और यहां पर जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी बनती है एक, और जनता पार्टी और उसके कुछ सहयोगी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं और 330 सीटें जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसको मिलती है और सरकार बनाती है जनता पार्टी। और अकेली 295 सीटें तो 330 में से किसको मिल गई थी? 295 सीटें तो अकेली जनता पार्टी को मिल गई थी। और देश के अंदर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कांग्रेस में रहे तब तक तो पार नहीं पड़ी और कांग्रेस से बाहर जाकर जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी के भी भाग जागे। ध्यान रखिएगा, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। भाग्य इतना अच्छा फिर नहीं था भी लंबी सरकार 5 साल की सरकार चला सके, सरकार गिर जाती है और इसी लोकसभा के दौरान ही फिर हमें दूसरा प्रधानमंत्री देखने को मिलता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। तो छठी लोकसभा के अंदर हमें 2 प्राइम मिनिस्टर है वो देखने को मिलते हैं, मोरारजी देसाई और उनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने चरण सिंह। उसके बाद में क्योंकि अब देखिए 77 के बाद गठबंधन की ये नया गठबंधन था, नए लोग थे, मतलब सबको मिलाकर रखना कितना मुश्किल काम था, तो बस की बात नहीं थी। और लोकसभा भैया फिर एक बार खत्म हुई और मध्यावधि चुनाव आ गए देश के अंदर। पहला मध्यावधि चुनाव, यानी 5 साल पूरे नहीं कर पाती है छठी जो लोकसभा है, और 7वीं लोकसभा के लिए जिसे हम कहें पहला मध्यावधि चुनाव हुआ जनवरी 1980 से। एक बार फिर लोगों को इंदिरा गांधी की याद आती है कि यार इंदिरा गांधी थोड़ी ठीक ही, और कांग्रेस को पुनः बहुमत मिलता है और 353 सीटें हैं वो 1980 के चुनाव में प्राप्त करती है। प्रचंड जीत, 542 में से 353 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलती है और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री फिर बनती है। उसके बाद बात करें 8वीं लोकसभा की। 1980 के बाद में कार्यकाल अपना पूरा होता है और अगला जो चुनाव होता है जनवरी 1984 के अंदर 8वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। और आपको पता है 1984 के अंदर ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसके कुछ दिनों बाद ही चुनाव की घोषणा हो जाती है। चुनाव है वो संपन्न हो जाते हैं और एक बार फिर इंदिरा गांधी की डेथ हो गई तो लहर थी कांग्रेस की, और कांग्रेस को यहां पर 542 में से 415 सीटें मिलती है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी। 542 में से 415। और देखिए लास्ट ईयर ये प्रश्न था 1984 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 415 सीटें मिली थी। और उसके बाद में अगला जो चुनाव होता है 9वीं लोकसभा का, ये होता है 1989। 1989 के अंदर 9वीं लोकसभा का चुनाव होता है और टाइम कांग्रेस को केवल 197 सीटें मिली थी, तो इसलिए स्पष्ट कांग्रेस का कोई बंदा बन नहीं पा रहा था। तो फिर यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पहले बनते हैं वीपी सिंह। फिर एक बार हमें दूसरे प्राइम मिनिस्टर गांधी नेहरू परिवार के अलावा देखने को मिलते हैं वीपी सिंह, और वीपी सिंह भी कुछ दिन टिकते हैं और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चंद्रशेखर। फिर एक बार देश एक लोकसभा के अंदर ही 2 प्राइम मिनिस्टर है वो देखते हैं। 543 में से 197 सीटें ही यहां कांग्रेस को मिलती है। और फिर अगला लोकसभा चुनाव फिर
बिना 9वीं का कार्यकाल पूरा हुए दोबारा जल्दी चुनाव हो रहे हैं, यानी दूसरा मध्यावधि चुनाव हो रहा है, और वो हुआ 1991 के अंदर। 1991 में आपको पता है मई 1991 के अंदर जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था, राजीव गांधी दक्षिण भारत में प्रचार के लिए गए थे चुनाव में, और वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो एक बार फिर राजीव गांधी के प्रति लोगों के इमोशन काम करते हैं और कांग्रेस की सरकार है वो फिर बनती है, और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो प्यारा प्रश्न बनता है, राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 11वीं लोकसभा की। यहां पर पूरे 5 साल पीवी नरसिम्हा राव जी कंप्लीट करते हैं और 11वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1996 के अंदर, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां उभरती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन बड़ी पार्टी बीजेपी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और केवल 13 दिन ही देश के प्रधानमंत्री रह पाते हैं। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कांग्रेस के समर्थन से इनकी भी पार नहीं पड़ती है। और उसके बाद में बनते हैं इंदर कुमार गुजराल। तो देखिएगा 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद देश ने कितने प्राइम मिनिस्टर देखे भैया? 3 प्राइम मिनिस्टर है वो देखे। पहले वाजपेयी जी 13 दिन रहे, फिर कुछ दिन एच.डी. देवगौड़ा रहे, फिर आई के इंदर कुमार गुजराल रहे, फिर एक बार चुनाव आ गए भी, मध्यावधि चुनाव फिर आ जाते हैं। और बात करें 12वीं लोकसभा की। 12वीं लोकसभा के चुनाव है फिर वो होते हैं 1998 में। अब लोगों को समझ में आ गया भैया ये क्या है, रोज के चुनाव हो रहे हैं, देखो कितने जल्दी जल्दी चुनाव संपन्न हो रहे हैं। तो कहा ठीक है, अब हम थोड़ा बीजेपी को ज्यादा वोट डाल देते हैं, और एक बार पुनः वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस बार अपना कार्यकाल है वो भी पूरा नहीं कर पाते, और केवल 13 महीने, पहले 13 दिन रहते हैं और फिर 13 महीने रहते हैं। फिर चुनाव आ जाते हैं 13वीं लोकसभा की। अब जोड़ लें 98 के बाद में फिर, क्योंकि सिर्फ 13 महीने यानी 13वीं लोकसभा के चुनाव 1999 में होते हैं, और पुनः वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और इन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया था एनडीए जिसको, तो एनडीए की सरकार बनती है और वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इस बार वाजपेयी जी अपना कार्यकाल है वो पूरा करते हैं। 14वीं लोकसभा की अगर बात करें 1999 से आप 5 साल जोड़ लें, 14वीं लोकसभा के चुनाव 2004 के अंदर होते हैं, और 15वीं लोकसभा के चुनाव है वो 2009 के अंदर होते हैं। और दोनों ही टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो रहे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में। और फिर आता है बहुत बड़ा उल्टफेर भारतीय राजनीति का, और 2014 प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की, और वो एनर्जी जनता को दी नरेंद्र मोदी जी ने। तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी। फिर उसके बाद में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019, और अभी 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। अब आपको पता है आगे 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 के अंदर होने हैं। जो भी होगा जनता जनार्दन जिस प्रकार से जिसको जो जिस सीट पर बैठाएगी वो फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर है वो बन जाएगा। तो ये थी आपके कुछ तथ्यात्मक जानकारियां, आप थोड़ा सा इसको गौर कर लीजिएगा। एक बार पुनः मैं आपके साथ थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूंगा, आप समय है तो देख सकते हैं। पहला 52, फिर 57, फिर 62, तीनों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत है, इन्हीं का राज चलता है। और लगातार 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, और बाद में प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, और जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। चौथे आम चुनाव 1967 में, 5वां 1971 में। जो 1967 का जो चुनाव
लोकसभा जो बनी थी वो 1 साल पहले ही भंग हो गई थी। फिर छठी की बात करें, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी है उन्होंने सरकार बनाई और मोरारजी देसाई पहले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। फिर चौधरी चरण सिंह बने, पार नहीं पड़ी। 1980 में फिर चुनाव हो गए, कांग्रेस फिर सरकार बनाती है। 1984 में फिर सरकार बनती है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है 415 सीटें कांग्रेस को मिलती है। फिर 1989 के अंदर फिर एक गठबंधन आ जाता है और वो भी पार नहीं पड़ती, क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं था। वीपी सिंह और चंद्र सिंह को देखते हैं हम। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 96 में 3 प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल साहब को देखते हैं। 12वें के अंदर 1998 में वाजपेयी जी फिर पीएम बनते हैं, लेकिन 13 महीने बाद सरकार गिर जाती है और 13वां 1999 में लोकसभा के चुनाव 1999 में होते हैं। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और यहां पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। एनडीए अपना जो गठबंधन है वो उसकी सरकार है वो अपना टाइम पूरा करती है। 14वीं और 15वीं के अंदर आपको पता है यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन था। यूपीए 2004 और 9 में रहे और 14 और 19 में आपको पता है अकेले ही खेल रहे हैं मोदी जी। तो ये इसको आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिए, हो सकता है इनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिएगा फिर मिलेंगे इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।